नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह के बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो पाएगी। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैविक खेती से न केवल अच्छा उत्पादन मिलता है बल्कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। जैविक खेती के लिए अन्य खादों के साथ ही वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी भूमि में किया जाना जरूरी है और इसके अंतर्गत आज हम जानकारी लाए हैं कम खर्च में वर्मी कंपोस्ट तैयार के बारे में। तो आप किस प्रकार से तैयार करें कम खर्च में वर्मी कंपोस्ट, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर पवन टाक। साथियों, आज बात कर रहे हैं जैविक खेती के अंदर पोषण प्रबंधन की। जहाँ पोषण प्रबंधन की बात आती है तो वहाँ सबसे पहले खाद की बात आती है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। जिस भूमि के अंदर जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उन सूक्ष्म जीवाणु के भोजन के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए खाद एक अति आवश्यक तत्व है। और खाद की जहाँ बात आती है तो विभिन्न प्रकार की खाद बनाने की विधियाँ हम लोग बाज़ारों में देखते हैं, किसान भाई उसको बनाते हैं। कई वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की विधियों का शोध किया है। तो साथियों, जहाँ बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की दो तरह की विधियाँ होती है। एक तो पक्का निर्माण और दूसरी होती है इस तरह की जो सस्ती विधि, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं। जहाँ पक्का निर्माण की व्यवस्था होती है उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन लो कॉस्ट में कुछ भी खर्चा नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों के नीचे इस प्रकार के कार्य आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जितने भी आपका गोबर का जो अपशिष्ट है, उन गोबर के अपशिष्ट को पहले ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद में इसकी एक डेहरी बनानी है। डेहरी बनाने का एक विस्तृत मानक है कि कम से कम 1 मीटर चौड़ी उसकी डेहरी हो और 45 सेंटीमीटर से इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर फिर व्यवस्था करने के अंदर बड़ी समस्या पैदा होती है। केंचुओं का चयन। वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिनमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र होती है, बदलते मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता हो और कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उन्हीं केंचुओं की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। केंचुओं की उन्नत प्रजातियां इस प्रकार से है। तो केंचुए में सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 तरह की केंचुए की प्रजातियां होती है प्रकृति के अंदर। उसमें पहली प्रजाति आइसिनिया फोएटिडा है, लेकिन आज कई लोग जो सज्जन लोग हैं वो ये एक सवाल करते हैं कि आइसिनिया फोएटिडा एक विदेशी प्रजाति है, तो उसके विकल्प के रूप में अल्टरनेट के ऊपर उसकी एक जय गोपाल वैरायटी हमारे सामने आई है। अब इसमें जैसे आपने डेयरी बना दी, डेयरी बनाने के बाद में यदि आप 12 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची यदि आप डेयरी बनाते हैं तो उसके अंदर 5 किलो केंचुए की आवश्यकता पड़ती है। 5 किलो केंचुए का मतलब 5000 केंचुए। एक स्वस्थ जो केंचुआ है उसकी जो वेट है वो 1 ग्राम होता है। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रखने की बात यह है कि उसमें 70% जो केंचुए वयस्क होने चाहिए। अब इसको आपने इसके ऊपर डाल देना है। जब केंचुए को जमीन के इस गोबर की खाद की डेरियों के ऊपर डाल देते हैं और उसके ऊपर हल्की हल्की नमी हम निरंतर रखते रहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ। इसके लिए गाय, भैंस, भेड़ तथा मुर्गियों इत्यादि का मल, बायोगैस स्लरी, शहरी कूड़ा, व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे नीचे की सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे, घास फूस, केले के पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते, फसलों के डंठल आदि को तह में बिछाएं और इसके बाद इस तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं तथा पानी छिड़क कर 1000 से 1500 केंचुए प्रति लीटर की दर से छोड़ें। इसके ऊपर सड़ा हुआ गोबर और विभिन्न व्यर्थ पदार्थ जिनसे खाद बनाना चाहते हैं 10 से 3 के अनुपात में डालें। इसके बाद कंपोस्ट को टाट या बोरी से ढक दें। इस पर पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज्यादा रहे। सर्दियों के अंदर इसके ऊपर जिस प्रकार की कचरा पड़ा है इसको ढकने की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर ठंडक ज़्यादा होती है तो केंचुए की जीवन क्षमता और जनन क्षमता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर गर्मी है वो आसानी से बनी रहेगी कि ये केंचुआ ऊपर से नीचे की तरफ चलता रहेगा और खाद को खाता रहेगा। चाय की पत्ती की जैसी पहली लेयर इस गोबर के ढेर के ऊपर बनती जाएगी। हमें क्या करना है, पानी रोकना है। पानी रोकने का मतलब यह है कि ऊपर की सतह पर यदि नमी की कमी होगी तो केंचुए अंदर की तरफ नीचे की तरफ गति करेंगे। तो केंचुए
ऊपर की सतह पर किसी प्रकार के कोई केंचुए अब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारी जो कितनी भी खाद है उसको हार्वेस्ट करना है। खाद को हार्वेस्ट किया, उसके बाद पुनः नमी की संचार किया। नमी की संचार करने के बाद केंचुए अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देंगे और उसके बाद फिर वापस खाद बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमें फिर वही करना है, यदि खाद की लेयर बन जाती है फिर नमी कम करके और उसके अंदर केंचुए का जो खाद है वो तैयार होता रहेगा, उसको हार्वेस्ट करते रहना है। कि जैसे ये हार्वेस्ट कर लिया तो इसको हार्वेस्ट करने के बाद जो अंतिम लेयर जो बची है उससे पहले एक लेयर यहाँ पे तैयार होती रहेगी। एक लेयर यहाँ पे आसानी से यहाँ बीज के अंदर तैयार होती रहेगी। और क्या करना है, गोबर का घेर जो ठंडा किया हुआ जो गोबर है उसकी लेयर हमने यहाँ पर तैयार कर दी और ठंडा किया हुआ गोबर के अंदर जो इस प्रकार यहाँ जो केंचुए की लेयर बनी हुई थी बस उसको यहाँ ट्रांसप्लांट करना। इस प्रकार से एक एक लेयर आगे आगे बनती रहेगी और निरंतर रूप से ये हमारी यूनिट चलती रहेगी। उपयोग के अंदर जितनी भी जो फसलें, सब्जी की जो फसलें हैं उसमें 5 टन से 7 टन तक इसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट का कर लेते हैं। और जितना आप जो दूसरा जो देसी खाद हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी फसल हो, उसकी आधी मात्रा मतलब 50% मात्रा उसके अंदर, चाहे फल फसल हो, चाहे सब्जी फसल हो, चाहे फूल फसल हो, उसके अंदर इसकी सीमित है। जहां बात इसके अंदर मैं स्टार्टअप की बात कर रहा था, आमदनी की बात कर रहा था, रोजगार की बात कर रहा था, तो 4 रुपये कम से कम इसका मूल्य आसानी से मिल सकता है। इसकी ब्रांडिंग, इसकी लेबलिंग करके और मार्केट में बेचा जा सकता है, इसकी कमाई की जा सकती है। और इस प्रकार यदि हम काम करते हैं तो जितना उत्पाद हम गोबर डालते हैं, कच्चा माल डालते हैं, उसका 60% हमें कंपोस्ट खाद हमें प्राप्त हो जाती है। और आप लोग यदि अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। जिन किसान भाइयों के पास में वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता नहीं है, खाद की उपलब्धता नहीं है, तो उन्हें आप उपलब्ध करवाकर अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। विस्तृत रूप से इसका बिजनेस भी किया जा सकता है, इसके ऊपर एक स्टार्टअप किया जा सकता है और लोगों को, नए लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए सही देखरेख बहुत ही जरूरी है। टमाटर की अगर बात की जाए तो ये फसल इस समय कई अवस्थाओं पर है, जिसमें जरूरी कार्यों के अलावा फसल सुरक्षा करना भी जरूरी है, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरि विजय दुबे। जैसे इस समय के हमारे किसान भाइयों के खेत में टमाटर की फसल लगी हुई है, तो उसमें सबसे मेन चीज आती है खरपतवार प्रबंधन की। तो खरपतवार प्रबंधन करना जरूरी क्यों है? खरपतवार हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मेन चीज जो हम लोगों ने इसमें खाद उर्वरक जितनी भी चीजें डाली हैं, न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, वो पूरे मात्रा में हमारे पौधे को ना मिलकर खरपतवार उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और खरपतवार उसका पूरा उपयोग करते हैं और हमारी फसल उसके कारण कमजोर हो जाती है और हमारी फसल में लगभग 10 से 20% तक हमें उसका नुकसान सहना पड़ता है। तो सबसे बात आती है कि जब हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो जाए, 30 दिन की हो जाए, 30 दिन बाद हमें उसमें हल्की निराई गुड़ाई करके जो खेत में अवैध उगे हुए खरपतवार हैं उनको निकाल देना चाहिए खुरपी की सहायता से और हल्की खेत की गुड़ाई कर देना चाहिए। हल्की खेत की गुड़ाई करने से ये होता है कि जो हमारे पौधे हैं वो पौधों में आसानी से हवा का आवागमन उनकी जड़ों में होता रहेगा, जिससे आवागमन होने से क्या होगा कि हमारी जो जड़ें हैं वो अधिक विकसित होंगी और अधिक फैलेंगी, जिससे कि हमारे पौधे का भरपूर विकास हो जाएगा। तो अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो जब हम लोग खरपतवार निकाल देते हैं उसके बाद से हम लगभग हर 15 डेज 15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें, जिससे खेत में बराबर मात्रा में नमी बनी रहे। नमी बनी रहने से क्या होगा कि हमारे पौधे में पाला, जैसे इस समय ठंडी का मौसम है, पाला गिरने की संभावना अधिक रहती है, कोहरा रहता है, धुंध, उससे सबसे क्या पाले से हमारी फसल को काफी हद तक बचाव किया जा सकता है हल्की सिंचाई करके। अब बात आती है खाद प्रबंधन की। खाद प्रबंधन कैसे करते हैं कि जब हम लोग स्टार्टिंग में बुआई के समय खेत में 25 से 30 टन गोबर की खाद डालते हैं, लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन डालते हैं, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस डालते हैं और पोटाश डालते हैं। ये सब की चीज़ों की जो मात्राएं होती हैं वो तो पूरी मिला देते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो आधी मात्रा ही हम लोग खेत की तैयारी के समय मिलाते हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की शेष बची आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट लें। उसके बाद पहली मात्रा यानी कि 55 से 60 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग 25 से 30 दिन की फसल में करें और दूसरी मात्रा का प्रयोग 45 से 50 दिन की फसल में करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी।
अब बात आती है इसमें लगने वाली बीमारियों की। तो सबसे ज्यादा इसमें लगने वाली बीमारी है एक लीफ कर्ल आती है, जिससे पत्तियां हम लोग की ऐसे मुड़ जाती हैं पूरी तरह से। किसान भाइयों, ये रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है, इसलिए आपको सबसे पहले सफेद मक्खी का नियंत्रण करना होगा, जिससे आपकी फसल में ये रोग आएगा ही नहीं। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो अगर उससे बचाव करने के लिए सबसे एक ही मेन तरीका है कि या तो हम लोग पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर दें, और दूसरा उससे बचाने के लिए हम लोग एक इमिडाक्लोप्रिड नामक एक दवा आती है, जिसका डोज 3 ml पर 10 लीटर पानी में मिलाकर हम लोग पूरे अपने टमाटर के पौधों पर टाइम टू टाइम लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर ये स्प्रे करते रहेंगे, जिससे काफी हद तक रोका जा सकता है। अब दूसरी बीमारी आती है, इसमें एक ब्लाइट आती है। किसान भाइयों, ये एक फफूंदी जनित रोग है। इस रोग के कारण पौधा झुलसने लगता है और समय पर इस रोग का नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो आगे चलकर पूरा पौधा ही झुलस जाता है, जिससे आपको आगे चलकर उत्पादन कम मिलता है। तो इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप किस तरह से करें इस रोग का नियंत्रण, आइए जानते हैं। वो ब्लाइट से बचाने के लिए हमें एक मैनकोजेब नामक एक दवा आती है। मैनकोजेब ले लें या कोई भी फफूंदनाशी ले लें, कार्बेंडाजिम हो जो आपके पास उपलब्ध हो उस समय, उसका 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर डोज का स्प्रे हर 15 दिन के अंतराल पर कर देते हैं। अब बात आती है इसमें लगने वाले कीटों की। तो इसमें लगने वाला मुख्य कीट है जो वो है फ्रूट बोरर, यानी फल छेदक। फल छेदक क्या होता है, जो एक कीड़ा होता है वो हमारे फल के अंदर जाके उसको पूरी तरह से खोखला करके गला देता है, और जिसके कारण हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे किसान भाइयों को उपज कम प्राप्त होती है। उससे बचाने के लिए एक इंडोक्सा कार्ब नामक दवा आती है, पानी में मिलाकर हम लोग पौधे पर अपने इसको स्प्रे कर सकते हैं। पौधों पर स्प्रे करने से क्या रहेगा कि हमें इससे काफी हद तक बचाया जा सकता है। और इस तरह बताई हुई बात से अगर किसान भाई हमारे खेती करते हैं तो उनको लगभग 40 से 45 टन यानी 400 से लगभग 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक संकर टमाटर का जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम लोग के नॉर्मल टमाटर का है वो लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मधुमक्खी पालन से अधिक लाभ लेने के लिए इनकी देखरेख की सही जानकारी होना जरूरी है। तो जैसा कि इस समय फसलों में फूल भरपूर है, जिससे मधुमक्खियों का पराग और नेक्टर प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऐसे में अधिक शहद उत्पादन के लिए इस समय इनकी देखरेख कैसे की जाए, इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु यादव। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण होता है कि हमारे जहाँ बक्से शहद के जहाँ बक्से मधुमक्खियाँ हों वो धूप लगे, क्योंकि सर्दियों में आप जानते हैं जब ठंड ज़्यादा पड़ती है और धूप न लगती हो तो फिर हमारी मधुमक्खियों की जो क्रियाशीलता है, कार्य करने की क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए पहली बात तो ये कि जो बक्से हों वो साफ़ सुथरी जगह पर और धूप में रखे जाएं। दूसरी बात यह है कि पानी की व्यवस्था होना चाहिए। यदि साफ सुथरा पानी होता है तो मधुमक्खियों के लिए अच्छा होगा। तीसरी बात यह है कि बक्से ऐसी जगह में रखें जहां पर कि कोई फूल वाली फसल हो। जैसे अभी रबी का सीजन चल रहा है और सर्दियों में सरसों बहुतायत से उगाया जाता है, तो सरसों के खेत के आसपास यदि मधुमक्खियों के बक्से धूप में साफ सुथरी जगह में रखे जाए तो सरसों में शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा यदि सर्दी ज़्यादा पड़ने लगे तो फिर हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी मधुमक्खियाँ कमज़ोर ना हों और वो ठंड से प्रभावित न हो।
ऐसी जगहों के लिए अगर धूप नहीं निकल रही लगातार, सर्दी हो रही है या सर्दियों में कभी कभार बरसात होने लगती है, तो फिर छायादार स्थान पर भी रखना जरूरी होता है। और छायादार स्थान में रात के समय बोरा आदि से ढक देना चाहिए, जिससे कि बाहर का जो टेम्परेचर है, जो ज़्यादा ठंड होता है, वो अंदर न रहे और अंदर इतना कम से कम रहे टेम्परेचर कि हमारी मधुमक्खियों के लिए वो अनुकूल हो। इस समय आप विभाजन करके बक्सों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मौन वंशों का विभाजन करते समय भरपूर मात्रा में फूलों की उपलब्धता हो, पालन, पराग, नेक्टर भी प्रचुर मात्रा में हो, ऐसे मौन वंशों का ही विभाजन करें जिसमें नर की संख्या पर्याप्त हो। अगर आपने सुपर लगाया है तो सुपर से एक और मौन वंश तैयार कर सकते हैं। एक मौन वंश में अगर 10 फ्रेम है तो उसका मिश्रित विभाजन करें। एक मौन वंश में 2-2 फ्रेम निकालें और 8 फ्रेम का एक मौन वंश तैयार करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि यदि हमारे बक्सों को समय समय पर ध्यान रखें, चेक करें और 10-12 दिन 15 दिन के अंतराल पर यदि शहद इकट्ठा हो गया हो तो उसको निकाल करके अपनी मशीन या अन्य जो साधन है उनके माध्यम से शहद को निकाल ले। इस समय भरपूर मात्रा में फूलों की उपलब्धता होती है जिससे मधुमक्खियां अधिक मात्रा में शहद बनाती हैं, तो आप एक निश्चित अंतराल पर शहद भी निकालते रहें। शहद निकालते समय कुछ सावधानियां जरूर रखें, जैसे मौसम साफ होने पर ही शहद निकालें, सुबह 11 बजे के बाद ही शहद निकालें, स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें, जब श्रमिक मधुमक्खियां काम पर बाहर निकल जाएं तब शहद निकालें, 80% तक शहद भरे छत्तों से ही शहद निकालें, हल्का धुआं और ब्रश का प्रयोग करके मधुमक्खियों को हटाएं, उसके बाद ही शहद निकालें। छत्ते से अंडा, लार्वा और प्यूपा को वापस बॉक्स में रख दें। शहद का भंडारण एयर टाइट कंटेनर में करें और जल्द से जल्द शहद को बाजार भेज दें। शहद निकालने के बाद खाली छत्तों को बॉक्सों में रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि सील्ड ब्रूड और पराग युक्त छत्ते बराबर मात्रा में रखें। तो इस तरीके का ध्यान रखते हुए शहद निकालें और समय से शहद को निकालने के बाद अपने व्यापारी या मशीनों के माध्यम से उस शहद को छानें और रिफाइंड करके अच्छी पैकिंग करें और पैकिंग करके अच्छे रेट में बेचें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खीरवाड़ा, जिला उदयपुर के सरफराज ने। आपने भैंस की सुरती नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सुरती जो है इसका जो मूल स्थान वैसे है सूरत, बड़ौदा इन गुजरात। उसके साथ ही साथ राजस्थान में ये नस्ल जो है उदयपुर संभाग में पाई जाती है और वहाँ के वातावरण में आसानी से रह सकती है। अपने राज्य में डेयरी एक उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि इससे पशुपालकों को अच्छी आय जो मिलती है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि आप भैंस की अधिक दूध देने वाली नस्लों का चयन करें ताकि पशुओं से अच्छी आय मिलती रहे। सुरती भैंस की ये विशेषता है कि इसके एक तो जो सींग होते हैं वो सिकल शेप यानी अपने जो दराती है उसके दराती के आकार के होते हैं और ये इसका जो कद है, शरीर भार है, मध्यम है। इसके साथ साथ इसका कलर जो है यानी जो रंग है इसका हल्का भूरा होता है। पशु का जो गले के में अंदर जो है 2 सफ़ेद कलर की धारियां होती है, ये इसकी नस्ल की मुख्य विशेषता है। इसके पशुओं का जो अच्छी भैंस है उसका एक दिन का दूध का उत्पादन जो है करीबन आपका 10 लीटर प्रतिदिन होता है सुबह शाम मिला के, और एवरेज औसत इसके दूध में जो फैट परसेंट है, वसा का प्रतिशत जो है करीबन 7% होता है। इसके अंदर बीमारियां भी कम लगती है क्योंकि इसकी जो रोग प्रतिरोधन क्षमता जो है रोगों से लड़ने की जो है इस नस्ल में बहुत बढ़िया होती है। इसलिए जो है इस संभाग के लिए ये नस्ल जो है बहुत ही लाभदायक है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।